Okay, so let's start our today's lecture. It's about thermodynamics, probability and entropy. ठीक है, तो इस लेक्चर में सबसे पहले हमने डिस्कस किसको करना है, एंट्रोपी को. ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, और इसको अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एंड दिस रिलेशन इज दैट एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी रिलेशन इज आल्सो गिवन बाय द बोल्ट्जमैन. ठीक है, तो हम सब इसको इन चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये जो इनका रिलेशन है इसको एक बकायदा डेरिवेशंस के जरिए एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंट्रोपी से. ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है? बेसिकली एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होती है, जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम की, उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज एंट्रोपी. और ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, थर्मो मींस टेम्परेचर, यानी कि एंट्रोपी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द टेम्परेचर. अगर हम ये बात करते हैं कि एक सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आ रही है, तो उसके डिसऑर्डरनेस आने की क्या वजह होती है? उसके डिसऑर्डरनेस आने की ये वजह है, या तो उसके अंदर हीट एंटर्ड हो रही है या उसके अंदर से हीट निकल रही है. ठीक है, तो ये जो हीट की ट्रांसमिशन है, आने और जाने की वजह से डिसऑर्डरनेस होती है, और इस डिसऑर्डरनेस की मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रोपी. अगर हम अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यानी कि यूनिवर्स जिस स्टेट में मौजूद है उसकी उस स्टेट में जो डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट अगर हम डिसऑर्डरनेस की देखें तो क्या होती है? वो इंक्रीज हो रही है. और सेकंड बात यहाँ पे ये होती है कि जो एंट्रोपी है वो हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. मतलब अगर एक दफा कोई इस डिसऑर्डरनेस काज हो गई है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से रिवर्सिबल हो जाए. ठीक है, तो जो ये इंट्रोपी की एक डेफिनेशन है, और आपको पता है कि जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी है दैट एंट्रोपी इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड यूनिवर्स मूव्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लो प्रोबेबिलिटी टू द स्टेट ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी. कि जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कहाँ पे मूव कर रही है? लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी पे. अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि एंट्रोपी है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हाई है, इसका क्या मतलब है? ये बात हमने डिस्कस की कि लो प्रोबेबिलिटी की तरफ जोन सी है वो हमारी, हम लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ हमारी यूनिवर्स मूव कर रही है. इसमें मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी लो है तो इसका क्या मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस स्टेट के अंदर मौजूद है. ठीक है, और अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी कहते हो तो इसका क्या मतलब है कि एक जो आपके पास सिस्टम है, जो स्टेट है, उसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है वो क्या है? वो हमारे पास कम है. ठीक है, इसको फर्दर अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप ऐसे कर सको, आप ये कंसीडर करो जैसे आपके पास एक गैस है. ठीक है, आपके पास गैस है और गैस एक कंटेनर के अंदर मौजूद है. अब अगर गैस है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे पड़ी है, उसको इनिशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लो कि V1 है. अगर आपने उस गैस को हीट किया या कुछ उसके साथ किया तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगी. ठीक है, एक्सपेंशन होगी, यानी कि जो गैस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अब देखें ये जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये आपके सिस्टम के स्टेट के अंदर डिसऑर्डरनेस आई है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है कि अगर आपका वॉल्यूम V1 पे पड़ा था और आपने उसको कोई टेम्परेचर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो V2 पे या VF पे चला जाएगा. तो ये जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सपेंशन हुई है, डिसऑर्डरनेस हो गई है, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से. लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि जो गैस है वो आपस में कंप्रेस हो जाए. गैस के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन वो एक्सपैंड जरूर हो सकते हैं.
इसको फर्दर अगर आपने मजीद गैस के हवाले से समझना है तो आप ये देखें कि गैस के मालिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती है। गैस के मालिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है एफ्यूजन है डिफ्यूजन। अगर आप परफ्यूम किसी एक कोने में उसको स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि गैस के मालिक्यूल एक्सपैंड हो गए हैं पूरे रूम में या पूरे उस पर्टिकुलर एरिया पे जो है हमारे पास फ्रेगनेंस आ रही होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली होता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड हुए हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उन्होंने एक्सपैंड करना है, सिस्टम ने अपनी चेंज स्टेट को चेंज करना है, और ये उसकी एक तरह की डिसऑर्डरनेस सी है। ठीक है, जो पहले उसकी स्टेट थी वो उससे उसने अपना रास्ता बदल लिया है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें जरूरत नहीं पड़ती गैस के मॉलिक्यूल को एक्सपैंड करने की, वो होते ही है। ठीक है, अगर उसके गैस के पास फ्री वॉल्यूम है, अगर उसको एक वॉल्यूम मजीद मिलेगा तो क्या करेगी, गैस तो एक्सपैंड होगी। वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कभी भी हम उसको रख नहीं सकते, उसको जरा सा भी फ्री वॉल्यूम मिलेगा स्पेशली गैस के मॉलिक्यूल्स को तो वो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल कभी इटसेल्फ कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि ज्यादा सी गैस फैली हुई है और वो खुद ही कंप्रेस होके एकदम कंजस्टेड होके एक जगह पे जमा हो जाए, ऐसे नहीं होता। अगर गैस को कंप्रेस करना पड़ता है, जैसे गैस कंप्रेशन की वजह से गैसेस लिक्विड में भी बदल जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके दरमियान जो सा है क्या करना पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो एंट्रोपी है, जो डिसऑर्डरनेस है मेजरमेंट, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज तो हो सकती है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। हम ये बात करते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो उसको कोई कर नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। और एक दिन आएगा कि डिसऑर्डरनेस की वजह से बहुत सी चीजों के अंदर डिसऑर्डरनेस आ जाएगी, बहुत सी चीजें खराब भी हो जाएंगी, तो ये तमाम जो काम है ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि अगर एक चीज में डिसऑर्डरनेस आ गई है तो वो दोबारा से ठीक कर लिया जाए। तो इंट्रोपी बेसिकली हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग इसको फर्दर थोड़ा टॉपिक को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के साथ, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है किसको, माइक्रो स्टेट को और मैक्रो स्टेट को। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो स्टेट क्या होती हैं, पहले तो देखें इनका नाम ही बता देता है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो मीन लार्ज। ठीक है, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम दैट स्पेसिफाई द पोजीशन, ठीक है, ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बता दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि माइक्रो स्टेट में हम एक अगर मैटर है तो उसके अंदर एटम्स की पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अगर मैक्रो स्टेट की बात करें, ठीक है, हम कहते हैं मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है कि लार्जर। तो ये क्या होती है, ये एक सिस्टम की ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है जो जर्नल होती है, जो बस बता देता है हाँ ये आइदर ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये। माइक्रो स्टेट हमें तो उसकी अंदर से जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने समझना हो तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, को बताऊं, अगर आप कंसीडर करें एग्जाम्पल के साथ एक कोट हम कर लेते हैं, समझना आसान होगा। आप फर्ज करें कि अगर हमारे पास ना एक कंटेनर है, एक हमारे पास कंटेनर है और इसके दो पोर्शन है। ठीक है, एक लेफ्ट पोर्शन है और एक राइट पोर्शन है। इसको मैं लेफ्ट लिख देती हूँ और इसको मैं राइट लिख देती हूँ, और इसके अंदर ना दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक इधर है एक इधर है। मैंने आपसे कहा कि ये दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट है, मुझे इसकी माइक्रो और मैक्रो स्टेट बताएं तो वो क्या हो सकती हैं। अगर तो आप मुझे इसकी मैक्रो स्टेट बताएंगे तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, आप मुझे यहाँ ये तो ये कहेंगे कि भाई दोनों मॉलिक्यूल या तो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एल एल लिख देती हूँ, या आप मुझे कह देंगे कि ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, आर आर, या आप मुझे ऐसा भी कह सकते हैं कि वन वन है, यानी कि या तो वो इधर प्रेजेंट है या वो इधर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वन ऑन ईच साइड लिख सकते एक्सक्यूज हैं। मी मैम, जी जी,
मैम ये जो आप शो कर रही हैं ये नजर नहीं आ रहा, वहीं पे स्टक हो गई है आपकी स्लाइड। आप, मैं लिख रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा? नो मैम। मेरा लिखना आपको नजर नहीं आ रहा? इज इट? नो मैम, जैसे ये स्लाइड वहीं पे रुक गई है, माइक्रो स्टेट विद मैक्रो स्टेट। बाद में जब आपने V1 और V2 जो भी आपने आगे बताया है वो नहीं शो हो रहा हमें। नहीं नहीं नाइमा, मैं इस वक्त हूँ तो माइक्रो और मैक्रो स्टेट पे ही, लेकिन मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ साथ, आपको लिखा हुआ शो यस नहीं मैम, हो रहा? उसी यस मैम उसी की बात कर रहे हैं कि वो शो नहीं हो रहा। यानी कि मैं जो लिख रही हूँ वो आपको शो नहीं हो रहा, इज इट? नो मैम, यस मैम, वो नहीं हो रहा। हाँ। मैम जब तक ये स्लाइड फुल शो नहीं होगी ना, हमें आपका लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी यही पता चल गया है। अच्छा जी, ये आपको जैम बोर्ड नजर आ रहा नो मैम। है? जैम बोर्ड भी नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा मैम हमें। ज़्यादा। ओके, यहाँ पे तो अब लिखा भी नहीं जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको फुल स्क्रीन शो कर रही हूँ आपको, अभी अभी भी मैं लिख रही हूँ, आपको शो नहीं हो रहा? नहीं हो नो रहा? मैम, नहीं मैम। ओहो, दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। चलो, एनी ठीक है, फिर आप इसको सुन लें, कोशिश करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर इसको दोबारा से रिवाइज कर लूंगी, ठीक है? चले, अच्छा, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट कंसीडर करो कि आपके पास एक पोर्शन है और एक कंटेनर है, उसके दो पोर्शन है, लेफ्ट और राइट। उसके अंदर दो गैस के मॉलिक्यूल हैं। अगर मुझे आपने इसकी माइक्रो स्टेट बतानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, या तो दोनों मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, या दोनों मॉलिक्यूल राइट साइड पे प्रेजेंट है, या एक लेफ्ट में प्रेजेंट है और एक राइट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? माइक्रो स्टेट हो जाएगी, सॉरी मैक्रो स्टेट हो जाएगी। जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे इसकी माइक्रो स्टेट बताएं, माइक्रो स्टेट का क्या मतलब है? आपने मजीद प्रिसाइज लेवल पे चले जाना है, यानी कि उसको मजीद स्पेसिफिक करके बता देना है। तो आप इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज मुझे बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं? अगर दो मॉलिक्यूल्स में ही देखें तो ये होगा कि एल एल, यानी कि दोनों लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। आर आर कह दें कि दोनों राइट साइड पे प्रेजेंट है। एल आर एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। ठीक है, आर एल कह दे एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे है। पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं माइक्रो स्टेट में। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जैसे बात कर ली किसके लिए, हम ये कैसे की बात करें, थ्री में क्या होगा? थ्री में लेफ्ट पे, तीनों राइट पे, या दो लेफ्ट पे हो जाए, एक लेफ्ट पे हो जाए, स्टेट पे जाना है, तो आप उनको अलग अलग बता सकते हैं होना। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि एक जो मैक्रो स्टेट होती है उसके अंदर कहीं माइक्रो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप ये कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक एटम है। ये मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए, मैम आपकी माइक्रो और आवाज कट मैक्रो रही है। स्टेट को, ठीक है? आप ये कंसीडर करो कि एक एटम है। जी जी जी। मैम आपकी आवाज कट रही है।
रिपीट कर दें काइंडली। आवाज कट रही है। यस मैम। चलें, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमारे पास माइक्रो और मैक्रो स्टेट है। तो एक मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट्स पाई जाती हैं। इसको समझने के लिए आप ये कंसीडर करो कि कैसे, आप ये कंसीडर करो कि जो एक एटम है ना, वो आपका मैक्रो स्टेट है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो क्या है, वो आपकी माइक्रो स्टेट है। ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो स्टेट, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे बहुत सारी सिस्टम, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे जो उसकी जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, दो डेफिनेट वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, हम कहते हैं ये स्टेट फंक्शन है। क्यों कहते हैं, इसलिए अगर आपने टेम्परेचर को मेजर करना है ना, तो आप कर सकते, इनिशियल टेम्परेचर है, ये है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये होते हैं स्टेट फंक्शन, और ये हमेशा स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं मैक्रो स्टेट पे, पर्टिकुलर स्टेट पे, कि ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। अगर आप माइक्रो स्टेट की बात करेंगे तो हम मैक्रो स्टेट को भी फर्दर मजीद प्रिसाइज करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं कि हाउ मच प्रेशर इज रिड्यूस, हाउ मच टेम्परेचर इज रिड्यूस। तो इसको कहते हैं माइक्रो स्टेट। ठीक है। अब हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट अब हमारे पास क्या है, मैक्रो स्टेट तो हमारे पास एक बड़ी स्टेट है, उसके अंदर एक स्टेट मौजूद है जो माइक्रो स्टेट है। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक माइक्रो स्टेट है। किसकी, एक मैक्रो स्टेट की। और मैक्रो स्टेट में हम किसको बात करेंगे, एंट्रोपी को। एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी मैक्रो स्टेट है, हमें पता चल रहा होता है कि चीजें चेंज हो रही हैं। अब माइक्रो स्टेट क्या होती है, माइक्रो स्टेट वो स्टेट होती है जो हमें ऑब्जर्व नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो मैक्रो स्टेट के अंदर मौजूद होती है। हमारा करंटली टॉपिक है एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो एंट्रोपी क्या है, ये हमारे पास एक मैक्रो स्टेट है, हमने डिस्कस करनी है इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली it is the number of microstate in the macrostate, and which one macrostate, it is the entropy। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब एंट्रोपी है और जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है। और इनका हमने एक रिलेशन निकाला है, रिलेशन ही बेसिकली हमें बताया किसने है, वो हमें बोल्ट्जमैन ने बताया है। According to Boltzmann, entropy is the function of probability, thermodynamic probability। आपको एक आंसर आ रही है, एस एस की, it is belong to entropy and it will is equal to the W F W। हमने कहा ना फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपकी एंट्रोपी है वो किस पे डिपेंड करती है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और हम ये पीछे देख के भी आए हैं कि अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिसऑर्डरनेस होती है हाई, और अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो डिसऑर्डरनेस लो है। तो बेसिकली बोल्ट्जमैन ने हमें ये बता दिया कि जो एंट्रोपी है वो फंक्शन है किसका, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का। थर्मो एंट्रोपी हमारे पास एक मैक्रो स्टेट है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर चीजों में डिसऑर्डरनेस आती है हमें विजुअलाइज हो जाती है। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज द माइक्रो स्टेट ऑफ दैट मैक्रो स्टेट, यानी कि इसके आगे से फर्दर अगर आप देखना चाहें कि ये इंट्रोपी कैसे डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर रही है, इसमें क्या वजह है, तो दैट इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसको हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। नाउ यू हैव कंसीडर दैट वी आर हैविंग टू डिफरेंट सिस्टम, दो सिस्टम है 1 and 2, और दोनों की इंट्रोपीज अलग हैं, दैट इज S1 and S2 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल इंट्रोपी कितनी होगी, दैट S इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें, S1 प्लस S2, और आप इसको कंसीडर कर लें, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2।
सिमिलरली इसी सिस्टम में अगर इंट्रोपी मौजूद है तो जारी बात है इसकी माइक्रोस्टेट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी मौजूद होगी, ठीक है, दैट इज W1 एंड W2। और जो कंपोजिट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, कंपोजिट का क्या मतलब है कि उन दोनों की जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एड अप ही होता है, वो क्या है, W1 मल्टीप्लाई W2। W1 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है सिस्टम 1 की और सिस्टम 2 की। अब देखें बोर्ड्समैन ने हमें फॉर्मूला बताया कि S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू, उसने हमें एक जनरल बता दी ना बात, W के प्रोबेबिलिटी है। अब W की हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है, that W is equal to W1 into W2, so you just write S is equal to F into W1 into W2, ठीक है। ओके, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम, अगर आप इन दोनों सिस्टम को इंडिपेंडेंट रख लें, हमने ये बात पहले की है कि एक सिस्टम 1 है एक सिस्टम 2 है, दोनों को इंडिपेंडेंट कर लिया है, तो दोनों की जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। यही जो आपको इक्वेशन नंबर 4 नजर आ रही है, इसको हमने जब इंडिविजुअली लिखा तो क्या लिख लें, W1 एंड S इज इक्वल टू FW2, ठीक है। और इसको आप रिस्पेक्ट देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 का। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने बाय यूजिंग इक्वेशन 4, 5, 6 इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है। अब कैसे किया है, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो S है वो किसके इक्वल है, S हमारे पास इक्वल है FW1 इंटू W2, ये S के इक्वल है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे बात की है S इज इक्वल है F इंटू W1 एंड W2, तो जहां जहां जब हमने इंडिविजुअल सिस्टम लिखे हैं, इंडिविजुअल सिस्टम लिखे हैं, लेकिन उसको वो किसके इक्वल किया है, हमने यहाँ पे इसको एंट्रोपी के ही इक्वल किया है। तो एंट्रोपी की जगह हम F इंटू W1 इंटू W2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप इक्वेशन नंबर 7 देखें तो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास बेसिकली अगर इसको जर्नलाइज देखें, S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू ही है। अब S की जगह हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू है टू सिस्टम के लिए वो पुट की है, और इंडिविजुअल सिस्टम के लिए भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज लिख दी हैं और उनको ऐड भी किया है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 7 बना दिया। इक्वेशन 7 लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि हम D का साइन लगाते हैं। पहले हमने W1 की तरह जो सा है वो डिफरेंशिएट किया है। तो देखें हमारे पास ना, अगर इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें दो पोर्शन है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू W1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि W डिफरेंशिएशन का साइन है, विद रिस्पेक्ट टू W1 करना था तो हमने D ओवर W1 लिख दिया है राइट लेफ्ट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे क्या किया है, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये डेरिवेशन का रूल बताया था कि अगर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसी एक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने जो सेकंड फैक्टर है इक्वेशन 7 में, राइट साइड पे जो सेकंड फैक्टर है W2, उसको एज सच कांस्टेंट लिख देना है और डेरिवेटिव किसका ले लेना है, फर्स्ट फैक्टर का, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया है। आप देखें W2 दूसरा हमारे पास फंक्शन था, उसको हमने कांस्टेंट लिया है, और जो पहला फंक्शन है W1, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू जो W1 है उसको विद रिस्पेक्ट टू W1 हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब आगे हमने फर्दर इसको कैसे सॉल्व किया है, फर्दर इसमें हम लोगों ने इसको जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 कैसे आ गई है, इसको ही जो हमने फर्दर वेट अ सेकंड, आई थिंक ये मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 7 है, इसकी हमने डिफरेंशिएशन की है। ये डिफरेंशिएशन की दूसरी फॉर्म है।
हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, मैं ना देख रही हूँ कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 क्यों लिखा है। इसको लिखना नहीं चाहिए था इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि ये उसको ही सॉल्व करके निकला है ना आंसर। यस मैम। देखिए ना, ये तो इसको ही सॉल्व करके हमने लिख लिया है, इसको यूं लिख लिया है। और जो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, आपको पता है वो 0 है, वो उसको उसके हिसाब से लिख लिया है, ठीक है। बट इसको इक्वेशन नंबर 8 नहीं लिखना चाहिए था। बहरहाल अब मैंने लिख दिया है, ऐसे तो पूरा लेक्चर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8 ही रहने दे। तो जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसको डिफरेंशिएशन करके इसको जब हमने सॉल्व कर लिया, तो एट लास्ट हमारे पास इक्वेशन जो बन गई है वो इक्वेशन नंबर 8 ही इसको कंसीडर कर ले। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 7 है, इसको विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन W2 के साथ भी डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा। डी, जहाँ पे आपने W1 मेंशन किया है, अब वहां पे हम क्या कर देंगे, W2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। और W2 को जब मेंशन करेंगे तो सिमिलरली W1 कांस्टेंट है, तो उसका फैक्टर 0 आ जाएगा, बाकी एज सच वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। हमने यहाँ पे किया क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 निकली है, उसकी हमने डेरिवेशन की है, उसका डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव करने का रूल आपको याद है, अगर आप एक डेरिवेटिव ले रहे हो, तो जो आपके पास दो फंक्शन है ना, पहले आपने दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट, ठीक है। इस तरह अगर आपने, जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू W2 करना है, उसमें क्या किया, आपने W1 को ले लिया कांस्टेंट, ठीक है, पहले फंक्शन को, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। इसको हम इकट्ठा भी ले सकते थे, अलग अलग भी ले सकते थे। अलग अलग लेने का पर्पस ये है ताकि हमें एक अलग इक्वेशन मिले, ओके। इसके बाद जब हमने इसको फर्दर डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया है, तो फर्दर डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने से हमें क्या पता चला है कि भाई जो W होता है ना, उसका जो हमारे पास होता है जो डेरिवेटिव, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कर लेते हैं। इस तरह इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 ड्राइव की हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 8 और 9 आपस में ही डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो गया, और राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो गया। 0 तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। अच्छा जी, डिवाइड करने थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो देखें ये जो फंक्शन इंटू W1 W2 ये आप बचेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन क्या रह जाएगी, W2 ओवर W1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 इंटू फंक्शन ऑफ W2। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। इसी इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करके हमने क्या किया है, आपस में इनको जो डिवाइड किए अंदर वैल्यूज सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। यानी कि W1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन ऑफ W1 के, और W2 मल्टीप्लाई होगा फंक्शन ऑफ W2 के साथ। तो इसको और हमने ऐसे ही किया, और हमने कह दिया है कि ये चीजें आपस में कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट लिख दी, और हमने कह दिया कि W1 F over W मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली W2 F इंटू W2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को अलग अलग डील करें, तो देखें हमने क्या किया, हमने W1 F1 इज इक्वल टू K, ठीक है। और इसमें अगर हमने FW1 यानी कि फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी को अलग करना है, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट के नीचे W1 को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इस इक्वेशन के साथ भी ऐसे किया है कि हमने फंक्शन ऑफ W2 को सेपरेट किया, तो W1 K के नीचे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जनरेट हो गई है, जिसको हमने कहा है इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 11 है और इक्वेशन नंबर 12 है, दोनों को हमने किया है इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन करने के लिए ये देखें, इंटीग्रेशन का क्या लगता है, साइन लग जाता है, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे किया है, ये थोड़ा सा समझ लें। ये पिछले लेक्चर में भी इंटीग्रेशन हमने पहले यूज किया था, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। अगर तो हमारे पास किसी चीज का डेरिवेटिव डी मौजूद हो ना, और साथ में इंटीग्रेशन भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम ना उसको उसके साथ कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके पास क्या रह गया, फंक्शन ऑफ W1। अगर आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो फंक्शन का, और इंटीग्रेशन भी हो, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, इसलिए ना ये आपके पास सिंप्लीफाइड हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या हुआ है, अगर
आपके पास एक फंक्शन हो, जैसे W1 फंक्शन है और इसके ऊपर डेरिवेटिव हो उसी फंक्शन का, तो आप उसके इंटीग्रेशन हो रहा हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये डेरिवेटिव का रूल है। मैं फिर बता देती हूँ, अगर नीचे फंक्शन हो और उस फंक्शन के ऊपर उसका ही डेरिवेटिव हो, देखे ना ये W1 है, तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में डिवाइड ही हो रहे हैं एक तरह से। जरा मैंने इक्वेशन को खोल के लिखा हुआ है। तो अगर एक फंक्शन हो, उसके ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और उसका इंटीग्रेशन लें, तो उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, लॉग इनटू फंक्शन। तो देखें लॉग इनटू W1, और एज सच बाकी इक्वेशन सेम रही है। सिमिलरली इक्वेशन आपके पास जो इक्वेशन 12, इक्वेशन हमारे पास 12 है, इसका इंटीग्रेशन लिया है, सेम वही है। देखें हमारे पास फंक्शन है W2 और उसका डेरिवेटिव है। जब दोनों फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाता है, तो बाकी फंक्शन रह गया। लेकिन अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बाय में मौजूद हो और इंटीग्रेशन लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव से कटेगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लॉग ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, के बिल्कुल ऐसा लॉग इनटू फंक्शन, यानी कि लॉग इनटू W2 और प्लस सी आ गया। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेशन करने से आपके पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14। अब अगर आप नंबर 13 एंड 14 को कंबाइन करके लिखें, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि FW यानी कि फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लॉग के लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस सी हमारे पास क्या है, इट इज बेसिकली इट इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कोई रिएक्शन है तो उसके अंदर बाय प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, इसी तरह जो लॉग लेने से जो ये जो सी है ये हमारे पास क्या है, इट इज कांस्टेंट। अब आपको पता है कि बोल्ट्जमैन ने हमें बताया था कि एंट्रोपी है फंक्शन किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो आप लिख सकते हो कि एंट्रोपी इज इक्वल है के लॉग इनटू W प्लस सी। ठीक है, हम लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कहा है, तो डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 15 में हम लोग इसको एंट्रोपी के साथ रिप्लेस कर सकती हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं जिसके अंदर एंट्रोपी 0 है और W1 है, एंट्रोपी 0 यहाँ पे 0 पुट किया है, W1 पुट किया है। अगर हमारे पास जो लॉग 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी लॉग 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे log 1 0 के इक्वल होता है, तो C हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितना होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन, जो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी तक अटेन ही नहीं कर सके। वहां पे एंट्रोपी क्या होती है, वो 0 होती है, और ये आइडियल केस है, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। इक्वेशन नंबर 16 में वैल्यूज पुट की हैं, एस की जगह 0 पुट किया है, प्रोबेबिलिटी की जगह 1 पुट किया है। लॉग 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो C प्लस 0 क्या होगा, C ही रहेगा। यानी कि जो C की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, बेसिकली वो हमारे पास है 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 16 में C की वैल्यू पुट करें 0, तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, एंट्रोपी विल इज इक्वल टू K log into W, and this is the final relation between entropy and statically thermodynamic probability। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इसको हमने फाइनली ड्राइव किया है कि एंट्रोपी S किसके इक्वल है, K इंटू लॉग W। K हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारे पास एक माइक्रोस्टेट है, और एंट्रोपी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है। तो इस रिलेशन से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो एंट्रोपी है वो बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो अटेनेबल टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर। ये बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, सिर्फ यहाँ पे एक टर्म जो इंटीग्रेशन की टर्म है, ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल याद रखना है, तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू।
इंटीग्रेशन का रूल क्या है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसका इंटीग्रेशन लेते हो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाता है, फंक्शन अकेला रह जाता है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसका आपने इंटीग्रेशन लिया है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आप लोगों को लॉग ऑफ द फंक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे ये मैथमेटिकल स्टेप हम यूज कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का स्टेप यूज कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन जो स्टेप है वो भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको कहा जाता है डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले आप डी यूज करते हैं। डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट हो रहा है, जिस रिस्पेक्ट से करना है उसको उसकी बाय में लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और राइट साइड पे हमने क्या करना है कि जब आपने दो फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है तो पहले एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में हमें दोबारा इसी के ही ऊपर करना चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस करके अब क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट रख देंगे और दूसरे के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिया जा सकता है। हमने अलग अलग लिया है, उसकी क्या वजह थी, क्योंकि हमें एट द एंड दो इक्वेशंस को डिवाइड करके अपना फाइनल आंसर लेके आना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सिर्फ ये दो ही चीजें एज सच अभी तक हम लोगों ने यूज की हैं। इनका आपको पता होगा तो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, so this is all about today's theoretical lecture. If you have any question you can tell me. अच्छा जी, और मैम जी यहाँ पे बच्चों ने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर कयूम साहब के लैपटॉप का मुकाबला नहीं, उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली